अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 29 जून को ईद उल अज़हा है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर आला ओहदेदारों ने आज शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया और वहाँ ईद उल अज़हा की नमाज की तैयारियों का जायज़ा लिया। इनके हमरा मकामी अरकान असम्बली और कई सीनियर अफसरान शामिल थे। वो साथ नहीं दिए तो नहीं दिए के बाद पब्लिक में परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह ईदगाह में इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से अच्छे से अच्छे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी क्योंकि बारिश का मौका है तो इस बार पूरा वाटर प्रूफ हम शेड का इंतज़ाम करे हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतज़ाम करते हैं क्योंकि ख़ासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है। हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मौज़म खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मंगलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मौज़म खान साहब को इंशाल्लाह ताला आते सो रमज़ान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट के जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और ख़ासकर जी सर और जो स्लैब का भी काम है मैं इंशाल्लाह ताला ये 2 भी चीज़ का मैं परसू। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि आला तालीम के शोबे में तलबा की ज़रूरियात को पूरा करते हुए नए तालीमी निज़ाम को नाफिज करना तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स पर जोर दिया कि वो आला तालीम की बेहतरी के लिए लगन से काम करें। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तकर्रुरात के लिए मुश्तरका बोर्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल के मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि वो मुताल्लिक़ा बिलों की मंजूरी नहीं दे सकी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बिल्स को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेज दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के नौजवानों की मदद करना उनकी तरजीह है। गवर्नर ने आज सुबह राजभवन में मुनक़िदा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के इजलास से खिताब करते हुए वाइस चांसलर्स को हिदायत दी कि वो तलबा की हौसला अफजाई, तहक़ीक़ और तख्लीक़ी सलाहियतों में बेहतर तरीक़ों को तौसीह देने को तरजीह दें। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटियों को साबिक़ तलबा से राब्ता कायम करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने राजभवन की तरफ से कायम की गई डिजिटल लाइब्रेरी का बाकायदा इफ्तिताह किया। You all will know because when I personally went to the NAC committee at Bangalore, conducted at Bangalore, and all our higher education department came there personally. I handed over in what all our higher education is lacking, but I don't know how it is rectified. So a lot of problems we faced, and the NAC chairman itself projected some of the problems faced by the Telangana higher education, and we have already submitted it. I want the follow-up of that. And collaborations with other prestigious national and international organizations and universities. Some of the universities already signed MOU, I know that, but in spite of वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हो गए हैं। 2 रोज़ा दौरे के हिस्से के तौर पर वो 2 खुसूसी बसों और 600 कारों के एक बड़े काफिले के साथ
सड़क के जरिए हैदराबाद के प्रगति भवन से रवाना हुए। उनके साथ वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और बीआरएस के कायदीन भी थे। दोपहर 1 बजे यह वफद महाराष्ट्र के उस्मानाबाद पहुंचा, जहां पर दोपहर का खाना खाने के बाद ये वफद शोलापुर के लिए रवाना हो गया। शोलापुर में वज़ीर आला रात में क़याम करेंगे और मंगल को सुबह 8 बजे शोलापुर से पिंडारीपुरम पहुंचेंगे, जहां वज़ीर आला पूजा करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर आला शोलापुर के सिरकोली गांव में मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहां से दोपहर 3 बजे वो उस्मानाबाद के एक मंदिर में दर्शन के बाद हैदराबाद रवाना होंगे। महाराष्ट्र में बीआरएस के कायदीन ने वज़ीर आला के दौरे के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए हैं। వీడియో తీస్తున్నా వీడియో తీసుకోవాలని చెప్పి మాట్లాడేది वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने केसीआर को जेल में डालने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ऊपर स्काई वॉक टावर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात मुतारिफ करने, केसीआर किट्स और डबल बेडरूम मकानात फराहम करने पर क्या केसीआर को जेल में डाला जाएगा? बात करने की भी कोई हद होती है। 23 वर्षों में केसीआर ने दीगर सियासी जमातों से काफ़ी बेहतर काम किया। उन्होंने कहा कि पेशरफ कांग्रेस हुकूमत के दौर में बरखी के मसाइल थे, तहम मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ शोबों के लिए 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है। मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का सामना था, तहम मौसम गर्मा के दौरान पानी की किल्लत के मसले को हल किया गया। कांग्रेस के कायदीन अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान हैदराबाद और तेलंगाना को काफ़ी तरक्की दी गई। केसीआर हुकूमत गरीबों का ख्याल रखती है। ये स्काई वॉक मुल्क के तवील स्काई वॉक्स में से एक है। इसको 36 करोड़ 50 लाख रुपए के सर्वे से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तामीर किया गया है। रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक उप्पल चौराहे पर राहगीरों को सहूलत पहुँचाने के लिए ई प्रोजेक्ट की तामीर की गई है। 665 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाले इस स्काईवे को बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है। మిమ్మల్ని అందరూ నేను కోరేది ఒకటే, ఈ 9 ఏళ్లలో హైదరాబాద్ మహానగరంలో చక్కగా శాంతి భద్రతలు చక్కగా ఉన్నాయి. ఇవాళ పంచాయతీలు లేవు, కర్ఫ్యూ లేవు, కొట్టుకునుడు, గుద్దుకునుడు, కులం పేరు మీదనో, మతం పేరు మీదనో, ప్రాంతం పేరు మీదనో ఏమీ లేవు. ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉన్నది కాబట్టి పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు రాబందుల్లాగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది. ఎట్లున్నదంటే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చూస్తేనే నాకు గమ్మత్ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి తిరుగుతుంటారు, కేసీఆర్ ఇంకా మంచిల సంగతి ఏంది, ఇంకా కొన్ని రోడ్లు బాగా చేయాలి, మోరీలు బాగా చేయాలి, ఇంకెప్పుడు చేస్తావు వాళ్ళు వదిలిపెడతారు వాళ్ళు మా మీదకి. 50 ఏళ్ళు ఈ రాజ్యాన్ని ఎవడు కాంగ్రెస్ వాడు కాదా? ఓట్లు వేయలేదా మీరు ఇదివరకు? కాంగ్రెస్ 2014 దాకా గుద్దురే గుద్దుడు గుద్దురే గుద్దుడు. 50 ఏళ్ళు వాళ్ళనే, 50 ఏళ్ళు దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని నడిపినోడు వచ్చి మళ్ళా ఇది ఇట్లెందుకుంది, అది అట్లెందుకుంది అని రాగాలు తీస్తే ఏం చెప్పాలి? మరి 7 అన్నవన్నా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినావు? మరి గుడ్డి గురుగాల పనులు దొమ్మినవా, గాడుదులు కాసినవా అంటే బాధ. మళ్ళా అగో నన్ను తిట్టిండు. ఇంకొక ఆయన అంటే ఇంకా గమ్మత్, అమరవీరుల స్తూపం గురించి మాట్లాడతారు కాంగ్రెస్. ఇక అమరవీరుల यूएई के लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटेल आउटलेट्स के शोबे में 3,500 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी का ऐलान किया है। फलों, सब्जियों, मिलर्स, दालों और मसाले जात की प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया जाएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से पहले ही अराजी अलॉट कर दी गई है। लुलु ग्रुप ने बैनुल अक़वामी मियारात के लिहाज से प्रोडक्ट्स की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए शहर हैदराबाद में लॉजिस्टिक हब के क़याम का भी फैसला किया। गुज़िश्ता साल इस ग्रुप ने आलमी माशी फोरम के दावोस में मुनक़िदा इजलास के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के साथ एक MOU साइन किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद फीकस आमदनी दुगनी हो गई है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 में रियासत की फीकस आमदनी 1,12,000 करोड़ रुपए थी, माफ कीजिएगा 1,12,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 3,17,000 हो गई है। The per capita income of Telangana is 3,17,000 rupees, highest in the country for any state. And this is not me blowing my own trumpet. It is actually the RBI data. Let me also tell you, sir, our gross state domestic product back in 2014 was 5,05,000 crore. And now today it is 13.27 lakh crore. Fastest growth for any state in India today. Not only this, Telangana, because you're a man who knows the food processing sector rather well. Telangana and our Honorable Chief Minister, with his रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हर मरतबा बीजेपी के कायदीन तेलंगाना का दौरा करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और तरक्की के बारे में जहरीले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये कायदीन हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के नागर कर्नूल में जलसे के दौरान केसीआर हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के कायदीन कितनी मरतबा पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना केसीआर का अड्डा है, बीजेपी के कायदीन को अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए। उन्होंने रियासत में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में रिश्वतखोरी के नड्डा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की मजम्मत करते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए रियासती हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए सर्व किए, मरकज ने सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए ही दिए हैं। इस मकसद के लिए रियासत को फराहम किया है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने केसीआर हुकूमत के तरक्याती कामों और स्कीमात पर अवार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि मरकज की किसान सम्मान निधि के फंड्स पर किसानों के लिए शराइत आयद की गई है। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कस्तूरबा विद्यालय के असातिज़ा को तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल की यकसोई के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगे। क़ब्ल सैकड़ों कस्तूरबा स्कूल के टीचर्स ने उनके सदर वेंकटेश की क़यादत में वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी को एक मेमोरेंडम हवाले किया और मुतालबा किया कि कस्तूरबा स्कूल्स के आउटसोर्सिंग टीचर्स को मुस्तकिल करने के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि सैकड़ों टीचर्स गुज़िश्ता 4 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्हें वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुस्तकिल करने का तयक़ुन दिया था। इस पर फौरी अमल किया जाए। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने इत्तला दी है कि रैतु बंधु के चेक्स की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। आज पहले दिन 642 करोड़ 52 लाख रुपए की रकम किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि जुमला 22,55,081 किसानों के खाते में ये रकम जमा की गई है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये रकम बाकी किसानों के खाते में भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को रैतु बंधु की रकम मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినట్లే 26వ తేదీ ఈ రోజు రైతు బంధు కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది 11వ విడత। ఈ ఒక రోజే 1 ఎకరా లోపు భూమి ఉండేటువంటి రైతాంగానికి 22,05,581 మంది రైతులకు 642 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జమ చేయడం జరిగింది ఆర్థిక శాఖ। ఈ సందర్భంగా మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు। రైతాంగానికి శుభాకాంక్షలు। మళ్ళీ వరుసగా రేపు 2 ఎకరాల నుంచి అట్లా ప్రతి बीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत में एआईसीसी के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा पीसीसी के दीगर कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, कोमर रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर और दीगर मौजूद थे। श्रीनिवास रेड्डी और कृष्णा राव ने मीडिया को बताया कि 2 जुलाई को खम्मम में होने वाले जलसे आम में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये एक बड़ा जलसे आम होगा जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के जलसे से भी ये बड़ा जलसा होगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई, ताहम चंद्रशेखर राव ने अवामी ख्वाहिशात की तकमील नहीं की। उन्होंने कहा कि स्कीमत के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया। बरसरे इख्तियार आने के बाद पानी, फंड्स और सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के वादों को पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत से कायदीन बीआरएस और बीजेपी से बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। Srinivas Reddy,
former Minister Jupalli Krishna Rao, 5 times MLA Shri Gurunath Reddy ji, Narsa Reddy ji, former MLA and present Jilla Parishad Chairman Koram Kankaya, Paya Venkateshwarlu ji, and Jilla Parishad Chairman, Municipal Chairmen, Mandal Praja Parishad Presidents and senior leaders. सब लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के साथ मिले हैं। वो लोग राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए वादा किए। आपके सामने उनके बात रखे। आगे हम लोग तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए जिस तरीका से काम करना है, सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी टीआरएस साथ मिलकर कैसे 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कैसे धोखा दे के गया, ये सब सारे हम लोगों को दिखाना है। और पिछले 3 दिन से केटीआर आईटी मिनिस्टर दिल्ली आया था। वो ऐसा दिखा रहे कि हम तेलंगाना तरक्की के लिए, मेट्रो रेल के लिए, नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन दिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मिले। ये सरासर झूठा है, क्योंकि पटना में एंटी बीजेपी जो मीटिंग चल रही था 15 पार्टियों का, तो उसका तोड़ने के लिए, ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने के लिए अपोजिशन में भी साथ नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के साथ है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लगातार टीआरएस कोशिश किए। पहले केसीआर ने किया, अभी केटीआर ने कोशिश कर रहा है, तो लोग पूरा समझ रहा है। इसीलिए हम लोग सब लोगों, जितने भी वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हमें वादा दिए, इन लोगों को मैं वेलकम कर रहा हूं। और दूसरे जुलाई 2 को खम्मम में एक बड़ा जलसा होगा, वहां पर वहीं से तेलंगाना के अगले चुनाव के भूमिका वहां से आप लोगों को बोलिए। और दूसरा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई 14 और 16 वहां पर भी एक बड़ा जलसा लेकर वहां से हम लोग केसीआर के खिलाफ जो लड़ना है। बीजेपी और बीआरएस 2 एक ही पार्टी है, इसका गठबंधन ऐसा है, फेविकॉल गठबंधन है। फेविकॉल से जोड़े तो जितना ताकत रहते हैं, और बीजेपी बीआरएस का भी उतना ही गठबंधन है। पिछले 9 साल ये लोग। फिल्म अदाकार व प्रोड्यूसर बंदा गणेश ने सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की अवामी मार्च में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक से तूफान तेलंगाना की सिमत आ रहा है। ये तूफान कामयाबी का है। तेलंगाना के बाद ये तूफान दिल्ली से टकराएगा और हम दिल्ली में भी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तियार आएगी। हम बात कम और काम ज़्यादा करते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना में कामयाब होगी। उन्होंने इस सिलसिले में अवामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। చేస్తున్న పాదయాత్ర మనమందరం మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి। ఈ 10 ఏళ్ల కొత్తగా పుట్టిన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం చిన్న బిడ్డ ఇది। ఈ బిడ్డను 10 ఏళ్లకి ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకురావడానికి కూడా ఆయన చేసిన కృషి, ఆ రోజు ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉండి కూడా ఎంతో మద్దతు తెలిపి, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం ఈ రోజు తెలంగాణ ఆవిర్భవించడం, మా అమ్మ సోనియమ్మ దయ మా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడానికి కారణం ఆవిడ సోనియా గాంధీ కారణం। ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకుంటే నడవదు, క్లెయిమ్ చేసుకుంటే కుదరదు। తెలంగాణ మేము లేకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎక్కడొచ్చేది, ఎట్లొచ్చేది అంటారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే భారతదేశం వచ్చేది కదా కదా। కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే భారతదేశం వచ్చింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద, ఇంకా సామ్రాజ్యం కింద వాళ్ళ దగ్గర బానిసత్వం బతికే వాళ్ళం ఈ 70 సంవత్సరాలు। कांग्रेस किसान सेल के कौमी नायब सदर कोदंड रेड्डी ने आज बीजेपी हुकूमत पर इमरजेंसी के नाम पर साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है और उनकी कुर्बानियों को पूरा मुल्क हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुल्क में मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चल रही बीजेपी हुकूमत में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। यहाँ जमहूरियत को हर तरीके से दबाया जा रहा है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री साहब को ध्यान नहीं है, लेकिन जब कभी भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं, नड्डा साहब भी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिज्यूम में फलाना हुआ। 70 साल क्या करे।
और इस बीच में एक मुद्दा मैं इस वक्त मैं मीडिया का सामने रखना इसलिए चाहता हूं कि कल दिल्ली में इमरजेंसी के बारे में बात की बीजेपी वाले, बार बार इमरजेंसी को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए वो इमरजेंसी को यूज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी को यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि इंदिरा जी को दुर्गा देवी कहा। दुर्गा देवी को किनको कहते हैं? बहुत ही जो है समर्थन लीडर है, देश को ठीक तरह से ले जा रही है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अटल है देश के लिए, उन्होंने ये बात बोला। मैं पूछना चाहता हूं कि अटल जी बाहर नहीं बोला, पार्लियामेंट के अंदर बोला। इसके अलावा इमरजेंसी 26 जून 1975 में लागू हुआ। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक एमएलसी रामलू नायक ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पोडो अराजियात के नाम पर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में करीब 4 लाख अर्जियां पोडो लैंड्स को बाकायदा बनाने के लिए दी गई हैं, लेकिन रियासती हुकूमत सिर्फ 1.5 लाख अर्जियों को मंजूरी दे रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पोडो अराजियात को लेकर एक वाइट पेपर जारी किया जाए। 4 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग में है, 12 लाख एकड़ अगर से देना चाहिए। उनको क्या कर रहे बोले 1,51,000 ही एलिजिबल है, बाकी के लोग नहीं है बोले, वैसा ये कर रहे। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक गुजारिश करता हूँ ट्राइबल के तरफ से, हरिता हरम में तो कितना जमीन खींचे, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितना हेक्टर में आप लोग हरिता हरम किए, 7-8% बड़ा बोल के आप क्या फॉरेस्ट बड़ा बोल के बोल रहे, 7-8% किधर लिए, कितना जमीन वो लोगों के हाथ से आप छीने गए, उसका क्या है कि एक पॉम्पलेट के वैसा हमको देना है। और दूसरा जो है, जो इंदिरा गांधी DSO लैंड, जब कांग्रेस पार्टी DSO लैंड SC/ST का लैंड डेवलपमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, नहीं तो हर एक के लिए खींच ले रहे, उसके लिए कितना लैंड खींच लिए, कितना एकड़ दिए, कॉलम नंबर 16 निकाल के उस रोज नक्सलेट रोंदो ये लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, सरमाएदारों को उनको भेजा है। वो पट्टा में क्या है कि वो सादा बैनामा से वो लोग का लिख के दिए, हमारे भेजे। वो कॉलम धरनी वेबसाइट आने के बाद में रैतु बंधु स्कीम के बारे में पट्टेदार निकल के कब्जा कालम निकाल देके, कब्जा कालम 16 निकाल देके पट्टेदार बोल के उनको पर रिन्यूअल करके गांव में भेजा के झगड़ा लगा के धरनी वेबसाइट से पूरा खींच लिए। कल कांग्रेस पार्टी आए तो इससे 100% इस पे हम लोग। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील की जानिब से MIM के 2 नुमाइंदा अरकान बल्दिया की गिरफ्तारी और संगीन दफात के इंदराज की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तरक्याती और तामीरी कामों की अंजामदही के लिए मकामी रुकन असम्बली से नुमाइंदगी करने पर मजलिसी अरकान के बशमूल दीगर के खिलाफ इक़दाम कत्ल साजिश जैसे संगीन दफात दर्ज किए गए और 2 अरकान को जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, चीफ मिनिस्टर, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट इसलिए मुंतखब होते हैं कि उन्हें अवाम अपने खते एतमाद से नवाजती है। ताहम बोधन में बरसर इक़्तिदार जमात के रुकन असम्बली का रवैया अवाम के जरिए आने वाले इंतखाबात में दी गई जवाबदही के खिलाफ था। उन्होंने इस पूरे मामले पर BRS के कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तालिका रुकन असम्बली से कंसर्न मेरे से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है, ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको गाली दिए। उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना,
ये सरासर गलत है, जुल्म है और इसका खमियाजा जो है जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा। जब क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूब कर आप गैर जरूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्जाम लगाए, वो तो ईद की खुशियां मनाएंगे मगर इनके पूरे अफराद खानदान आज परेशानी में है। और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज है और अफसोस की बात तो यह है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए, जो जेल में है, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए ही काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे डीजीपी साहब से, सीएम साहब से ये बोलूंगा कि बोधन के जो एसएचओ है और एसीपी है उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लाके रख दो। अच्छा काम या अच्छा कमा करने लाके हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ से निकाल के वहाँ ला के डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। हम देखेंगे काफी इनके चर्चे सुन रहे हमारे एसएचओ साहब या कोई पुलिस ऑफिसर इलाहाबाद में जो एनकाउंटर। तेलंगाना के महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़िम हज मोहम्मद शमशीर पाशा का 25 जून को 7 बजे शाम किंग फैसल हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। मरहूम के दिल में स्टेंट लगे हुए थे। दोनों गुर्दे नाकारा होने के बाद किंग फैसल हॉस्पिटल मक्के मुकरमा में डायलिसिस करवाया जा रहा था। इसी दौरान वो इंतकाल कर गए। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद शमीर पाशा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। मोहम्मद शमशीर पाशा के हमरा उनकी अहलिया मोहतरमा भी थी। वो मनासिक हज में मसरूफ़ हैं। पीर यानी 26 जून को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हरम शरीफ में नमाज जनाजा अदा की गई। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा नलगुंडा के बरकतपुरा कॉलोनी में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बरकतपुरा में वाक़ई न्यू स्टार फ्रूट्स कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में नस्ब करदा एसी गैस सिलेंडर फंस गया। वहां मौजूद 2 अफराद इसकी जद में आकर फौत हो गए। इस हादसे में कोल्ड स्टोरेज के मालिक शेख कलीम और उसमें काम करने वाले साजिद की मौत हो गई। ऐनी शाहिदी ने बताया कि धमाका इस कदर शदीद था कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। धमाके के वक्त 4 अफराद स्टोरेज में मौजूद थे, लेकिन काफ़ी दूर रहने की वजह से ये तमाम धमाके से बच गए। अराजी तनाज़े पर आसिफाबाद ज़िले में हुए तसादुम के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए। ज़िले के जुक्कलापल्ली गांव में 2 ग्रुप्स अराजी के तनाज़े पर मुतसाजिम हो गए, जिसके बाद इन ग्रुप्स ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला किया। इस हमले में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। दवाखाने के ज़ाय ने कहा कि उनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। दोनों ग्रुप्स के 15 अफराद इस हमले में मुलविस बताए गए हैं। महलूकिन की शिनाख्त नरसैया, उसके बेटे बुक्कैया और बहन बुक्कम्मा के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि लाठियों और कुल्हाड़ियों से यह हमला किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी है। शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कुटनापल्ली के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस बिजली के खंभे से टकरा गई। ये अफराद शादी की इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आ रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि बस में सवार अफराद में से 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के 6 अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। उन अजला में कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुक शामिल है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।